और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। 50% या फिर उससे ज़्यादा, मतलब 272 या फिर उससे ज़्यादा वोट से जीत जाती है। पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन एक साथ ही होती थी। आपके एरिया पे जो एमपी है वो बीजेपी का है, और जो एमएलए है मतलब विधानसभा में जो जीते हैं वो सारे के सारे एक ही पार्टी का। एमपी भी वही पार्टी का, एमएलए भी वही पार्टी का, काउंसिलर भी वही पार्टी का। और वन नेशन वन इलेक्शन होने से तो सरकार इतने उतावले क्यों हो रहा है इसको लागू करने में। जय हिंद। पिछले कुछ महीनों से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत सारी चर्चे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसा इलेक्शन प्रोसेस अब तक चल रहा था उसमें ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि नया से एक कॉन्सेप्ट आ गया। वैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इसका हिस्ट्री है, लेकिन फिर वो बंद क्यों हो गया। ये लागू होने से क्या देश का कुछ फ़ायदा होगा या फिर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ फ़ायदा होगा। क्या आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये वन नेशन वन इलेक्शन का करंट स्टेटस क्या है, कब से लागू होगा। ये सवाल बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके एक एक को समझते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी स्पेसिफिक पार्ट में जाना हो तो नीचे चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पसंद नहीं भी आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। लेकिन आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, तो एक रिएक्शन ज़रूर दे के जाना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। मेन वीडियो को समझने के लिए हमें पहले इंडियन इलेक्शन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अब आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत डिटेल्स में हम लोग समझाएंगे, क्योंकि इंडियन इलेक्शन स्ट्रक्चर ऐसी एक पेचीदा चीज़ है, अगर इसे समझाने बैठेंगे तो 4-5 घंटे के वीडियो तो आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो को समझने के लिए जितना ज़रूरत है उतना ही मोटा मोटा समझ लीजिए। हम इंडिया में रहते हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहाँ पर डेमो मतलब होता है लोग, और क्रेसी मतलब होता है पावर टू रूल, मतलब लोकतंत्र। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर लोग डायरेक्टली देश चलाते हैं। और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, मतलब जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली देश को नहीं चलाते हैं, हम कुछ जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं चुनाव द्वारा, जो लोग देश चलाते हैं। अब ये जो चुनाव होते हैं वो चुनाव कंडक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके अंडर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडीज चुनाव जैसे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत की वोट, ये सब कंडक्ट किया जाता है। हम आम जनता के लिए जो वोटिंग सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर रहती है लोकसभा चुनाव, उसके बाद आते हैं विधानसभा चुनाव, फिर आते हैं लोकल बॉडीज चुनाव जिनमें आप काउंसिलर के लिए या फिर पंचायत प्रधान के लिए वोट देते हो। ये जो लोकसभा चुनाव है यहाँ पर आप वोट देते हो एमपी के लिए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। कई पॉलिटिकल पार्टीज का कई कैंडिडेट्स होती है, आप जाके वोट देते हो। ये लोकसभा चुनाव में जिन पॉलिटिकल पार्टी 50% या फिर उससे ज़्यादा, मतलब 272 या फिर उससे ज़्यादा वोट से जीत जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपना एक लीडर फिक्स करती है जिसको वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। और विधानसभा चुनाव में भी सेम, लेकिन विधानसभा चुनाव में हर स्टेट की अलग अलग सीट कैपेसिटी होती है। जैसे कि दिल्ली में 70 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है कितने सीट्स है। लेकिन प्रोसेस वही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा चुनाव में 50% या उससे ज़्यादा बहुमत से जीतती है वो अपने एक लीडर फिक्स करते हैं जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाती है। और जो लोकल बॉडी चुनाव होती है वो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के लिए होती है, जहां पर आप काउंसिलर के लिए या फिर ग्राम प्रधान के लिए वोट देते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इनमें और एक स्ट्रक्चर है। ये जो लोकसभा होती है ये कई सारे विधानसभा मिलाकर होती है। एक विधानसभा कई सारे म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत को मिलाकर होती है। अब एक म्यूनिसिपैलिटी कई सारे वार्ड्स में बांटी हुई होती है। ये जो सारे इलेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्शंस 5 इयर्स के गैप में होती है।
मतलब जिस सरकार का 5 ईयर्स जब खत्म होता है तब वो चुनाव होती है। अब लोकसभा इलेक्शन तो हर 5 साल में एक बार ही पूरे देश में एक साथ होती है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। कौन सी स्टेट का सरकार की कब 5 ईयर्स कंप्लीट होगा वो खुद में कैलकुलेशन करने वाली बात है। तो जिस स्टेट में जिस सरकार का 5 ईयर्स जब खत्म होता है तब वहाँ पर एमएलए के लिए वोट होता है। और लोकल बॉडीज चुनाव तो आप छोड़ ही दीजिए, स्टेट के अंदर बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ पंचायत होती है, तो किसका कब 5 ईयर्स ख़त्म होता है वो बहुत पेचीदा चीज़ हो जाता है। अभी अभी जो इलेक्शन स्ट्रक्चर हम बोले वैसा पहले से ही नहीं था। पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन एक साथ ही होती थी। क्यों यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हो रहा था ये जानने से पहले। तो फिर ये बंद क्यों हो गया? जब एक साथ होता ही था तब ऐसा इलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट हो गया? भारत में आर्टिकल 365 के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल की प्रावधान है। मतलब कोई भी सरकार अगर उसकी मेजॉरिटी हरा देते हैं या फिर कोई भी कारण से वो सरकार टूट जाती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाती है तब तक के लिए जब तक ना री इलेक्शन हो जाए वहाँ पर। तो 1960s के एंड में कुछ स्टेटों में ऐसे सरकार टूट गई, इसके कारण प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो गया वहाँ पर। तो ये जो 5 इयर्स गैप पे सेंट्रल और स्टेट की इलेक्शंस एक साथ चल रहा था वो स्ट्रिक टूट गया। इसीलिए अब जो इलेक्शन आप देख रहे हो जैसे होता है हर स्टेट में अलग, सेंट्रल की अलग, वो वाला इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे सरकार टूटती गई, प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता गया और ये जो गैप है वो बढ़ता चला गया। लेकिन ये तो साबित हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। ये पहले होता था 1947 में, आज़ादी के बाद से बहुत सारे इलेक्शंस ऐसे ही हुए थे। लेकिन सवाल अब ये है कि ये गायब हुआ एक प्रोसेस को फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? ऐसा क्या हो गया देश में जो फिर से साइमल्टेनियस वोटिंग के बारे में चर्चा हो रही है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा करेक्शन है। पिछले वीडियो में हमारा एक अनइंटेंडेड एक गलती हो गई थी। हमें वैसे बहुत खेद है उस गलती के लिए, लेकिन हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके हम लोगों को ये गलती पकड़ा दिया, उसके लिए शुक्रिया। तो वो गलती क्या थी कि नोटा में सबसे ज़्यादा अगर वोट हो ओवरऑल वोट से तो नोटा री इलेक्शन होती है वहाँ पर, ये हम लोगों ने कहे थे। लेकिन असल में अगर नोटा में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट हो भी तो सेकेंड हाईएस्ट जो ह्यूमन कैंडिडेट होता है उसको विनर घोषित किया जाता है। वैसे जो व्यूअर्स बहुत पहले हम लोगों का वीडियो देखा था उन लोगों को ये क्लिप मिला था, लेकिन बाद में हम लोग वो क्लिप वहाँ से हटा दिए, तो इसलिए ये वीडियो में ये करेक्शन कर दिया। लेकिन आप एक बात सोचिए, क्या ये लॉजिकल हुआ? अगर नोटा में सबसे ज़्यादा वोट हो इसका मतलब तो जो हम लोग हैं वोटर्स है वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं चाहते, तो सेकेंड हाईएस्ट ह्यूमन वोटर को जिताने का क्या लॉजिक हुआ? क्या आपका क्या राय है? हम लोगों को तो ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो लोग अभी भी नोटा के बारे में नहीं जानते हैं वो ऊपर इधर आई बटन में क्लिक करके हमारा नोटा वाला वीडियो देख सकते हैं, आप नोटा के बारे में पूरा जान जाएंगे। उफ, बहुत गर्मी है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रहा है उस तरह से तो चारों ओर सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। लेकिन इस बढ़ती गर्मी में इस गर्मी को कम करने के लिए आप लोग जो कर रहे हैं उनमें से एक चीज़ ऐसा है जो बहुत ही जानलेवा है। किसी भी वक्त आप हो सकते हो। वैसे ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, तो इस वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये टर्म सुनकर आप ये मत सोचना कि पूरे देश में एक ही दिन में सारे वोट एक साथ हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है एक दिन में सारे वोट करना। 140 करोड़ आबादी वाले इस देश पे बहुत सारे टाइप के लोग हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग हैं, तो इन सबको एक ही दिन में एक साथ वोट देने को बोलना मतलब वो भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो क्या मतलब है ये वन नेशन वन इलेक्शन का? जैसे वीडियो के पहले में हमने डिस्कस किया कि इलेक्शन स्ट्रक्चर कैसी होती है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये सब कैसे होते हैं। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आती है
कि अब सरकार चाहती है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ पूरे देश में हो। मतलब अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग वक्त पे विधानसभा चुनाव होती है वो सारे एक साथ लोकसभा चुनाव के वक्त ही हो जाए, या फिर इन दोनों के साथ जो लोकल बॉडीज चुनाव है, मतलब वो काउंसिलर वाला चुनाव, मतलब म्यूनिसिपैलिटी चुनाव, या फिर पंचायत वाले चुनाव, मतलब ग्राम प्रधान चुनने की चुनाव, ये सारे 4 चुनाव एक साथ हो। अब कौन कौन सी चुनाव एक साथ होगा? क्या वहाँ पर एक ही ईवीएम पे सारे चुनाव के वोट दिए जाएंगे या फिर अलग अलग ईवीएम रहेगा? क्या कैंडिडेट्स अलग अलग होंगे या फिर कैंडिडेट्स भी एक ही होगा? वो सारे अभी तक क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? जब हम करंट स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन अब तक के लिए कॉन्सेप्ट यही है कि जो चुनाव हमारे देश में होती है सारे एक साथ हो, ना कि सारे एक दिन में हो। तो अब सवाल है कि जैसा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था उसे बंद करके ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ क्यों गया, जिसे टेक्निकली ये लोग कहते हैं साइमल्टेनियस वोटिंग सिस्टम। वैसे रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पब्लिकली सब रीजंस अभी बोला नहीं गया है। तो सरकार इतने उतावले क्यों हो रहा है इसको लागू करने में, उसके लिए मेजर 3 रीजंस अभी के लिए है। पहला होता है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब हमारे देश में पूरे साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन चलती रहती है। वो पकड़ लीजिए विधानसभा इलेक्शन हो या फिर कोई लोकल बॉडी चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, कोई ना कोई चुनाव चलती रहती है। हर स्टेट का अलग अलग लोकसभा चुनाव होती है। अब किसका 5 इयर्स का टर्म कब ख़त्म होगा कोई पता नहीं है। अब लोकल बॉडीज चुनाव तो आप छोड़ ही दीजिए कि स्टेट के अंदर कितने म्यूनिसिपैलिटीज़ है, उसका कब टर्म ख़त्म होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सब चुनाव कंडक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ये फोर्स डिप्लॉय करना या फिर सरकारी कर्मचारियों को वोटिंग के लिए डिप्लॉय करना, उन लोगों को खाना पीना देना, रहने की जगह देना, ये ईवीएम वोटिंग मशीन जो होती है इन सब को तैयार करना, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अलग खर्चा, तो ये पूरा प्रोसेस के लिए एक इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो अभी सरकार क्या चाहती है कि सारे इलेक्शन अगर एक साथ हो जाए तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार बार बार बोल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करने के लिए कितना खर्चा होता है उसके लिए आप रेफरेंस पकड़ लीजिए। 2019 में सिर्फ लोकसभा चुनाव में 70 लाख बूथों में वोटिंग करने के लिए खर्चा हुआ था करीब 60,000 करोड़ रुपए की। अब समझ रहे हैं ये अमाउंट कितना बड़ा है। तो इसे घटाने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है। अब सेकेंड जो रीज़न है वो है एमसीसी। एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये क्या है? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी एरिया का या किसी भी स्टेट का या लोकसभा में देश का चुनाव की डेट डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद से ये एमसीसी लागू हो जाती है। ये जब लागू हो जाती है एक बार, जो सरकारी प्रोजेक्ट चल रही है या फिर जो भी सरकारी काम है सब कुछ बंद हो जाते हैं। मतलब सरकार नए से कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं कर पाते हैं, या भी जो नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था वो सब बंद करना पड़ता है। अथॉरिटीज़ नए कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं कर पाती है। तो बार बार ऐसे वोट करने से फ्रीक्वेंटली बहुत बार एमसीसी लागू होती है देश में, तो बार बार ये सरकारी कामों में बाधा डालती है। तो अब क्या सरकार बोल रहे हैं कि 5 साल में एक बार ही एमसीसी लागू हो तब वो सरकारी काम बंद रहे, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली बंद करने का प्रोसेस तो महंगा पड़ जाता है। इसीलिए सरकार चाहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन करने के लिए। अब तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वोटर टर्नआउट की प्रॉब्लम। अब ये क्या चीज़ है? समझ लीजिए आप बाहर किसी भी स्टेट में काम करते हैं, लेकिन आपका घर है समझ लीजिए कलकत्ता में। अब आप 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप बाहर से इधर आ गए वोट देने के लिए। वहाँ पर छुट्टी लेना पड़ेगा, आप जहाँ काम करती है वहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ पर आ गया, वोट दिया, फिर वहाँ पर गया, तो इसमें आपका भी थोड़ा एक्सपेंस हो जाएगा और छुट्टी लेने का प्रोसेस तो अलग है ही। आप जब काम में वापस गए
फिर आपको पता चला कि 1-2 महीने बाद ही या तो आपके एरिया में लोकल बॉडी चुनाव है या फिर लोकसभा चुनाव है, तो क्या फिर से आपको आना पड़ेगा छुट्टी लेके, फिर से वो एक्सपेंस होगा आपका ट्रैवल एक्सपेंस, फिर आप जाओगे वहाँ पर काम पे, फिर अगर आपको पता चले कि 6 महीने बाद और एक इलेक्शन है आपके स्टेट में, तो फिर से वो प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वोटर क्या है, किसी एक वोट दे देते हैं या फिर वो भी नहीं देते हैं, इतना सारा प्रोसेस कौन करेगा। तो क्या होता है, वोटर कम हो जाता है, इसे कहते हैं वोटर टर्नआउट प्रॉब्लम। तो अगर 5 साल में एक बारी सारे वोट एक साथ होंगे तो सब आएंगे वोट देने अपने अपने एरिया पे, वोट दे के चले जाएंगे। ये बार बार आने जाने का प्रोसेस तो नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होती है, वैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन का भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उसको लेकर डिस्कस करते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट का सबसे जो दिक्कत है वो है कि नेशनल इशू के साथ जो रीजनल इश्यूज है, मतलब स्टेट के जो अंदर के इश्यूज है, वो ओवरशैडो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो तो क्या होगा, नेशनल जो इश्यूज है, मतलब देश का जीडीपी कहाँ है, देश का अभी कैसा चल रहा है, देश में महंगाई कैसी है, ये सब इशू हो जाएगा। लेकिन स्टेट के अंदर के जो इश्यूज है, जो लोकल इश्यूज है, कि आपके स्टेट के अंदर की जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो भी बढ़ती महंगाई है, रोड्स कैसी है, ये सब ओवरशैडो हो जाएगा। क्योंकि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे वो नेशनल इशू को बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में होता है ना, उन लोगों को ज़्यादा वोट चाहिए। अब ऐसे होने से जो नेशनल इश्यूज होती है, जब लोकसभा चुनाव होती है तब पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इशू के लेकर बात करते हैं, उसको मुद्दा बनाती है। जो ओपोनेंट्स है, जो खामियां रह गई थी सरकार की, वो सब मुद्दा हो जाती है एक एक। जब विधानसभा चुनाव होती है तब एमएलएस जो कैंडिडेट होती है एमएलए के लिए, वो स्टेट के अंदर की जो खामियां है सरकार की, जो सरकार नहीं कर रही है, इन सब को मुद्दा बनाती है। तो एक हेल्दी कंपटीशन चलती रहती है जिसके कारण तरक्की होती है। तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। नेशनल इशू ही रहेगा, स्टेट के अंदर की इशू कोई देखा है नहीं। तो अगर स्टेट के अंदर की इशू कोई मुद्दा ही नहीं बनाएगा तो कैसे स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये तो एक होगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब सेकंड जो बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो चुनाव होती है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक एग्ज़ाम की तरह होती है। अब जितना फ्रीक्वेंटली वोट होगा उतने फ्रीक्वेंटली वो लोग एग्ज़ाम के आगे तैयारी करेगा। अब लोग देखेंगे कि जब वोट आती है या फिर इलेक्शन आती है तब आपके एरिया में रोड होती है या फिर नया कोई स्कीम आ जाती है, सरकार कोई नया स्कीम दे के लोगों को वोट देने के लिए मजबूर करती है। तो ये क्या होता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहती है। तो जब फ्रीक्वेंटली वोट नहीं होगा, 5 सालों बाद इलेक्शन होंगे सारे एक साथ, तो ये जो नेता है ये लोग एग्ज़ाम्स के पहले ही तो तैयारी करेंगे। तो ये जो मिडिल का 5 साल है कोई भी तरक्की नहीं होगा। 5 साल बाद जब सारे वोट एक साथ होंगे, कुछ दिन पहले से रोड्स होंगे, नए स्कीम आएंगे, ये सब चलता रहेगा। तो मिडिल के 5 इयर्स जो सब कुछ थाप हो गए, इससे क्या जो तरक्की हो रही थी सब बंद हो जाएगा। अब तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होगा। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये पहले भी था, बंद हो गया, फिर से लागू होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी है कि फिर से कोई स्टेट में किसी वक्त कोई भी साल फिर से सरकार नहीं गिर जाएगा, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लग जाएगा, फिर से वो जो स्टेट और कंट्री के एक साथ वोट हो रहे थे वो स्ट्रीक टूट नहीं जाएगा। तो इसका सल्यूशन कैसे होगा? फिर से अगर कोई एक स्टेट की सरकार गिर जाए तो क्या सारे स्टेट की सरकारों को गिराया जाएगा? लोकसभा में भी जो पीएम है उसके भी सरकार गिर जाएंगे, फिर से री इलेक्शन होगा सारे एक साथ, या फिर उस स्टेट के लिए पर्टिकुलरली फिर से इलेक्शन होगा, बाकी जैसा चल रहा था वैसे ही होगा। तो फिर धीरे धीरे करके तो जैसे इलेक्शन प्रोसेस अब चल रहा है वही हो गया।
तो इसका भी सल्यूशन चाहिए इसके लिए। वैसे जो जो सुविधाएं होंगे या फिर जो जो नेगेटिव पॉइंट्स है, एक्चुअली में जितना है उसका 0.1% ही शायद हम लोग अभी डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी पब्लिकली अवेलेबल है ही नहीं, और जो भी है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। जब पूरा डिटेल्स पब्लिकली रिलीज़ करा जाएगा तब हम इसके बारे में और एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के अंडर एक हाई लेवल कमेटी बनाए गए, जिसमें और भी हाई लेवल कैंडिडेट्स थे। आपको स्क्रीन पर उनके नाम दिख रहे होंगे। ये हाई लेवल कमेटी 21 वॉल्यूम 18,626 पेजेस एंड 11 चैप्टर्स वाले एक पूरा रिपोर्ट करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस रिपोर्ट के साथ क्या करना है, आगे क्या होगा, ये सब प्रेसिडेंट मैडम डिसाइड करेंगी। ये रिपोर्ट 14 मार्च 2024 में हैंडओवर किया गया है और टारगेट किया जा रहा है कि 2029 तक ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला प्रोसेस चालू किया जाए। ये रिपोर्ट में जितने सारे चैप्टर्स या फिर पेजेस है, उससे आप समझ रहे हो कितना डिटेल्स होगा इन रिपोर्ट में। वैसे ये कमिटी ने 62 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अप्रोच किया था, जिनमें से 47 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिस्पॉन्ड किया। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनमें से कांग्रेस के साथ 15 और पॉलिटिकल पार्टीज़ स्ट्रांगली इसका अपोज किया, और जो 12 और पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है अभी तक। ये रिपोर्ट में 2 स्टेप अमेंडमेंट प्रोसेस का बात किया गया है। पहला स्टेप है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। ये लागू करने के लिए सरकार को कोई भी स्टेट अथॉरिटीज़ का कोई भी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेंट्रल में बैठी हुई सरकार अगर चाहे तो ये स्टेप पहले ही ले सकते हैं। और जो सेकंड स्टेप है, लोकल बॉडीज़ चुनाव, मतलब म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वोट जो होती है, इन सबको एक साथ करना। इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब जितने स्टेट है इंडिया पे उनके 50% ऑफ स्टेट की अप्रूवल लगेगा। तो इसके करने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है कि बहुत सारे स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार है, तो डिफरेंट उन लोगों का मतवाद होगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से या ना होने से आपको कुछ फ़ायदा या नुकसान होगा कि नहीं। मगर आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इस पूरे प्रोसेस में आपको भी कुछ करना है। आपके पास वोटर कार्ड है, बस आपको सिर्फ वोट देने जाना है। ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, कैसे लागू होगा, किस तरह से इलेक्शन होगा, वो सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो लोग संभाल लेंगे। आपको सिर्फ वोटर कार्ड लेके वोट देने जाना है। हाँ, अगर नए से कोई कार्ड नहीं आ जाए तब तक के लिए अभी कुछ नहीं बता सकते। अब पिछले वीडियो में एक दोस्त ने कमेंट किया था कि जो लोग अपने लीडर चूज़ नहीं कर पाते उन लोगों को वोट देने की कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ कमेंट था, आप नीचे स्क्रीन में देख लेना। मेरा मानना है कि ये लीडर चूज़ कर पाना तो हमारे हाथ में है ही नहीं। और एक पर्सपेक्टिव है जिसके सोच से ये सब चलती रहती है, ये एक बहुत ही गलत सोच है। समझ लीजिए ये जो लोकसभा चुनाव हो रही है 2024 में, आप क्यों पीएम कैंडिडेट को देखकर वोट देते हो? अगर आपको कोई भी काम करना हो या कोई भी लोकल प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन चाहिए या फिर आपको कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप क्या एमएलए एमपी के पास जाओगे कि सीधे पीएम सीएम के पास चले जाओगे? आप तो जाओगे ना वो एमएलए के पास या फिर एमपी के पास या फिर काउंसिलर के पास। तो लोकल जो कैंडिडेट्स है वो क्या आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हो तो आपको तो पहले ये देखना होगा ना कि आपके लोकल कैंडिडेट क्या आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर वो आपको कितना वैल्यू देती है। वो देख के वोट दिया करो ना। क्यों आप लोग पीएम सीएम कैंडिडेट कौन है उसे देखकर एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देते हो? ये तो सबसे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है
उसमें ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी होती है तो वो होती तो इसलिए है। अगर सब लोग एक ही पार्टी को वोट देगा तो ओपोनेंट में कोई नहीं रहेगा, तो जो सरकार गलतियां कर रही है, जो खामियां हैं, वो कैसे सुधारेंगे? सरकार को भी तो पता भी तो नहीं चलेगा ना। इसीलिए मेरा मानना है कि अपने लोकल कैंडिडेट को देख लो, वो कैसे कनेक्ट कर पाते हैं वो देख लो, उसके बाद वोट दो। अब ये जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, मान लेते हैं वो हम लोगों का लीडर है। अब आपको लगता है कि आपके लोकल एरिया में से ही कोई आपका लीडर हो तो ही अच्छा है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, बाहर से किसी को लाकर आपके एरिया का कैंडिडेट बना देती है। तो ये तो कैंडिडेट चूज़ करना एक लोकल पार्टी के हाथ में है, आपके हाथ में तो है भी नहीं। तो आप क्या करोगे? आपको तो एक बार कैंडिडेट भी नहीं पसंद आ रहा है आपको, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, तो आप किसी को भी वोट ना दे के नोटा वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हो या फिर किसी और को वोट दे देते हो। ये सब चलते रहते हैं। तो ये कॉन्फर्म है कि लीडर चूज़ कर पाना तो हम लोगों के हाथ में है नहीं। अगर आप ये सोचे कि पीएमसीएम ही हमारा लीडर है तब ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला हुआ है। यहाँ पर और एक छोटा सा पॉलिटिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में जैसे डामी कैंडिडेट्स के बारे में बात किए थे, यहाँ पे भी एक छोटा नया सा कॉन्सेप्ट है। पकड़ लीजिए, आपके एरिया पे जो एमपी है वो बीजेपी का है और जो एमएलए है, मतलब विधानसभा में जो जीते हैं, वो कांग्रेस का है। अब एमएलए को कोई भी नया काम करना हो, कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन करना हो या कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू करना हो या फिर फंडिंग के लिए भी एमपी के पास जाना होता है। अब यहाँ पर बीजेपी का एमपी कांग्रेस का एमएलए को वो सैंक्शन नहीं करती है, उतना सीरियसली लेता ही नहीं है। क्यों? ताकि जब नेक्स्ट विधानसभा चुनाव हो तब बीजेपी का एमपी आकर आपको ये बोल सके कि देखिए आपका कांग्रेस वाला एमएलए कोई काम किया ही नहीं डेवलपमेंट के लिए, आपके एरिया में कोई काम हुआ ही नहीं, आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो एमपी भी बीजेपी का हुआ, एमएलए भी बीजेपी का हुआ और आपको भी ये सही लगेगा, हाँ अरे यार हमारा एमएलए तो कोई काम करता ही नहीं है। लेकिन अंदर के घुस के दिखा जाए तो देखा जाएगा कि एमएलए को काम करना देता ही नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल ट्रैप हो गया, सारे के सारे एक ही पार्टी का, एमपी भी वही पार्टी का, एमएलए भी वही पार्टी का, काउंसलर भी वही पार्टी का। और वन नेशन वन इलेक्शन होने से तो ये और भी फ़ायदा हो जाएगा, आप एक ही वोट दोगे सब पार्टी के लिए। आप एमपी को देख के वोट दोगे तो वो एमएलए के लिए भी हो जाएगा। खैर मालूम नहीं है अब तक, लेकिन ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। एक सेकेंड, डिड आई जस्ट एक्सप्लेन कि इंडिया में डिक्टेटरशिप कैसे हो सकता है?